नमस्कार, मैं शैलेश कुमार दुबे, चार्टर्ड अकाउंटेंट बाय प्रोफेशन, आपका होस्ट एंड दोस्त। आज मैं इस बात पे चर्चा करने वाला हूं कि जो भी इनकम टैक्स को अभी तक हल्के में ले रहे थे वो सावधान हो जाए, क्योंकि अब इनकम टैक्स इस तैयारी पे आके पहुंचा है कि आप दिन में कितनी बार खाना खाते हैं, आप लंच करते हैं, डिनर करते हैं, और आप पानी कितनी बार पीते हैं, हर चीज का हिसाब लेने वाला है। आपको सुनकर ताज्जुब हो रहा होगा कि मैं क्या कह रहा हूं, लेकिन मैं ये सही कह रहा हूं, क्योंकि अब इनकम टैक्स वो सारी चीजें पूछना शुरू कर दिया है जो आज तक कभी नहीं पूछा था। मेरे पास ऐसे कई सारे नोटिसेस आए, मेरे क्लाइंट्स के, मेरे जानने वालों के बड़े सारे नोटिसेस आए जिसमें डायरेक्टली इस तरह के सवाल पूछे गए हैं। और अब तो गवर्नमेंट ने इस बात का भी न्यू इनकम टैक्स बिल में चर्चा कर रही है कि अब तक इनकम टैक्स किसी का ईमेल आईडी और पासवर्ड पूछकर ईमेल आईडी में, सोशल मीडिया में नहीं झांकता था, लेकिन अब इनकम टैक्स आपके पर्सनल ईमेल आईडी, पर्सनल सोशल मीडिया में इंटर कर कर आपका डिटेल खंगाल सकती है। लेकिन वो बात तो बात की है। अभी मैं जिस बात की चर्चा करने जा रहा हूं कि आपसे पर्सनल डिटेल मांग सकती है कि आपने कितनी बार खाना खाया, आपने कितनी बार लंच किया, डिनर किया, या साल में कितनी बार आपने बिस्लेरी का बोतल खरीद कर पानी पिया। मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं, इसके पीछे रीजन ये है कि अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ये चाहता है कि आप जो अपना रिटर्न फाइल कर रहे हैं और उसको लगता है कि इतने में आपका घर खर्च नहीं चल सकता, तो आप जो रिटर्न में दिखाए हैं उसके अलावा और भी पैसा कमा रहे हैं। से फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं, एक बड़ा ही छोटा सा केस, ग्रामीण क्षेत्र में जो बैंकिंग में हेल्प करने के लिए आप जानते होंगे कि आप अगर किसी सीएससी सेंटर्स वगैरह पे जाएंगे तो उन्होंने क्या किया है कि एक बैंक का कुछ पोर्टफोलियो ले रखा है, जिससे कि आप अगर जाते हैं तो आप अपना थंब इंप्रेशन लगाएंगे तो आधार लिंक बैंक अकाउंट से पैसा आपको विड्रॉ करके वो दे देंगे, या आपको कहीं मनी ट्रांसफर करवाना है तो आपको मनी ट्रांसफर कर देंगे। उस पे बहुत ही नॉमिनल सा कमीशन जो उनका पोर्टल है वो देता है, और उस कमीशन को आप मान के चलिए कि इतना कम होता है कि वो लाखों रुपए में तो हो ही नहीं सकता। से फॉर एग्जांपल आपको बताता हूं, फिनो बैंक के बड़े सारे एजेंसीज लोग ले रखे हैं, और उनका ये काम होता है कि मैं अगर एजेंसी लिया हूं तो मेरे पास जो भी कस्टमर आता है वो कहता है कि मेरे बैंक अकाउंट से 10,000 रुपए, 5,000 रुपए, 2,000 रुपए निकाल के मुझे दे दो। तो मैं फिनो का एजेंट हूं और मैं क्या करूंगा, उसका थंब इंप्रेशन लगवाऊंगा या आधार से जैसे भी मैं उसका पैसा निकाल के उसके अकाउंट से मैं अपने पास से कैश ले जाके दे दूंगा। इसके वाइस वर्सा भी होता है कि लोग कैश ला के दिए और हमने उसको उसके अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर दिया, जो मेरे पास कैश बचा हुआ है वो मैं जाके बैंक में अपने अकाउंट में जमा कर दूं। ये नॉर्मल प्रोसेस है और चलता रहता है। अब ग्रामीण क्षेत्र में कोई ऐसा कर रहा है तो वो क्या करता है कि अपनी खेती बाड़ी कर रहा है, उसकी पुश्तैनी जो खेती बाड़ी है वो कर रहा है, और उसके साथ जो है बाजार में या अपने प्रेमाइसेस में जहां पे उसको रेंट ना देना पड़े, या रेंट देना पड़े तो 1,000-2,000 रुपए महीने का रेंट देना पड़े, अपना एक दुकान खोल लिया। उसमें वो कुछ फोटो स्टेट कर रहा है, कोई मनी ट्रांसफर कर रहा है, इस तरह के काम कर रहे हैं, और उससे जो है उसकी रोजी रोजगार नमक तेल हल्दी चल रहा है। नमक तेल हल्दी इन द सेंस कि उसकी डेली एक्सपेंसेस जो उसको लाइवलीहुड के लिए चाहिए, अब वो उससे मिटिगेट कर रहा है, और साल में फोटो स्टेट और सब कुछ मिला के 1,00,000, 2,00,000, 3,00,000 रुपए कमा ले रहा है। अब जब पैसा उसके अकाउंट में डिपॉजिट हो रहा है और निकल रहा है, वो पैसा तो उसका है नहीं, वो तो कमीशन वाला पोर्शन उसका प्रॉफिट है, उसका पैसा है, बाकी तो सिर्फ डिपॉजिट और विड्रॉल हो रहा है। अब इनकम टैक्स उसको नोटिस भेज दिया। ऐसे बड़े सारे नोटिस हैं, बड़े सारे एग्जाम्पल्स हैं। वन ऑफ द एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूं। तो अब उसको नोटिस भेजा कि
आपके अकाउंट में इतने अमाउंट डिपॉजिट हुआ है, इतने अमाउंट विड्रॉ हुआ है, वो अमाउंट करोड़ों में पहुंच जाता है साल भर में। और आपने अपने इनकम टैक्स में दिखाया है कि आपकी इनकम सिर्फ 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख रुपए है, तो क्यों ना बाकी का जो ट्रांजेक्शन है, जो आपका डिपॉजिट है, उसको अनडिस्क्लोज्ड इनकम मानकर उस पर टैक्स लगा दिया जाए, इंटरेस्ट भी लगा दिया जाए, और क्यों ना आपके ऊपर पेनल्टी लगा दिया जाए। अब वो व्यक्ति जो गांव में एक छोटी सी दुकान चला रहा है फोटो स्टेट की और फिनो जैसे लोगों का डीएसए लेकर, जिसका काम है 10-20 पैसे का कमीशन पाना, अब वो इनकम टैक्स की नोटिस जब पाएगा तो वो इनकम टैक्स को रिप्लाई कैसे करेगा? वो इतना पढ़ा लिखा तो होगा नहीं। अगर मान लो पढ़ा भी लिखा होगा तो इनको इनकम टैक्स की जानकारी कैसे होगी? और इनकम टैक्स के पोर्टल पे जाके वो रिप्लाई कैसे करेगा? उसको तो कोई सीए या फिर जो टैक्स कंसल्टेंट हो उसको हायर करना पड़ेगा। अब वो टैक्स कंसल्टेंट या सीए क्या करेगा? उससे फ्री में तो काम करेगा नहीं, उससे जो है फीस चार्ज करेगा। और वो जो फीस चार्ज करेगा, चलो एक बार उसने फीस चार्ज किया और आपका रिप्लाई उसने दे दिया, लेकिन इनकम टैक्स वाले मानने वाले कहां हैं? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में दोबारा नोटिस दागा और कुछ और पूछ लिया। अब वो कहेगा कि भाई आपने जो कंसल्टेंट हायर किया था, उसने, व्यापारी ने, वो कंसल्टेंट से कहेगा सर आपने कैसा रिप्लाई दिया, फिर से नोटिस आ गया। अब उसको कैसे समझाएं कि इनकम टैक्स तो हमारे बस में है नहीं, इनकम टैक्स तो गॉड है और गॉड की अपनी मर्जी चलती है। अब गॉड जो मर्जी है उनकी, वो कोई मना नहीं कर सकता उनको। तो ऐसे ही वन ऑफ द नोटिस मेरे इन हैंड है, जिसमें इनकम टैक्स वालों ने 22 चीजें मांगी है, 22 पॉइंट्स। वैसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन कम से कम 22 क्वेश्चंस का आंसर मांगना है उनसे। आप धैर्य रखिए, मैं इन 22 क्वेश्चंस जो इनकम टैक्स ने एक व्यापारी से, ऐसे व्यापारी से मांगा है जो व्यापारी इनकम टैक्स का आई नहीं जानता और जिसकी कोई गलती नहीं है, और उसका वास्तव में इनकम उतना ही है जितना उसने रिटर्न में दिखाया था। लेकिन उससे जब ये 22 तरह के सवाल पूछे जाएंगे और 22 तरह के सवालों के एविडेंस भी मांगे जाएंगे, तो कैसे दे पाएगा? आप इस बात को समझिए। मैं 1 बाय 1 चर्चा करता हूं, वीडियो लंबी हो सकती है, लेकिन आप इस बात को समझिए कि इनकम टैक्स किस दिशा में जा रहा है। चलिए मैं शुरू करता हूं बिना डिले किए। पहला चीज पूछा है, प्लीज फर्निश डिटेल्ड इंफॉर्मेशन अबाउट द रेजिडेंशियल स्टेटस, डू यू लिव रेजिडेंशियल स्टेटस। अब पहली बात, अगर उसने सीए हायर नहीं किया है तो आजकल तो सारी चीजें फेसलेस हो गई हैं, आपको पता ही नहीं चलेगा कि कौन कहां से नोटिस भेज रहा है। असेसमेंट यूनिट हो गए हैं, अब जवाब किसको देगा? तो चलो मान लो एक एग्जांपल मान लेते हैं कि चलो उसने किसी कंसल्टेंट को हायर कर लिया। अब कंसल्टेंट क्या करेगा? जो चीज वो पूछ रहा है, अब वो व्यापारी से पूछेगा भैया ये इस चीज का क्या प्रूफ है तुम्हारे पास। तो रेजिडेंशियल स्टेटस कि आप जो है रेजिडेंट हो, नॉन रेजिडेंट हो, क्या हो। अब इनकम टैक्स की इस क्वेश्चन का क्या जवाब दिया जाए? डू यू लिव इन अ रेंटेड हाउस और ओन अ होम। भाई अगर आप किराए के घर में रह रहे हो कि आपका खुद का घर है, बताओ उनको। किराए के घर में रह रहे होगे तो कितना किराया देते हो, और किराया जो देते हो वो भी तो तुम कमाई में से ही देते होगे। तो अगर इतना ही कमाते हो तो इतना किराया कैसे देते हो? और अगर खुद का घर है तो नेक्स्ट बात, लोन पे लिया है या अपने पैसे से लिया है? अगर अपने पैसे से लिया है तो पैसा कहां से आया, और लोन पे लिया है तो ईएमआई देते होगे।
दो में से एक ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ यू लिव इन अ रेंटेड हाउस व्हाट इज द रेंट यू पे फॉर पर मंथ? वही बात जो मैंने आपको बताया, प्लीज फर्निश द रेंटल एग्रीमेंट और रिसीट फॉर द रेंट पेमेंट मेड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। तो भाई अगर रेंट पे रहते हो तो रेंट एग्रीमेंट दे दो और रेंट एग्रीमेंट के साथ साथ रेंट का रिसीट दे दो। अब ग्रामीण क्षेत्र में अगर कोई रेंट पे रहता भी होगा 1000-2000 रुपए किराए देके, तो कौन मकान मालिक उनके साथ रेंट एग्रीमेंट करता होगा और कौन रेंट रिसीट देगा उनको? फंस गया ना बेचारा। हाँ, अब आ जाओ, व्हाट आर योर मंथली इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस? भाई बिजली का बिल तो पे करते ही होगे। अगर तुम 2 ही लाख रुपए कमा रहे हो तो बिजली का बिल कहां से पे करते हो, बता दो। डू यू हैव एनी डिपेंडेंट और सिबलिंग्स लिविंग विद यू? अब बताओ भाई, इफ यस कैन यू प्रोवाइड द डिटेल? अब आपके साथ आपके भाई, आपके भतीजे, आपकी बीबी, आपका बच्चा जो जो रहता है सबको बताओ कौन कौन तुम्हारे साथ रहता है और जिसका तुम भरण पोषण करते हो। तो बीवी रहती है, बच्चा रहता है, बच्ची रहती है, मान लो एक आध भाई रहता हो, भतीजा रहता हो। तो ये बताओ वो लोग खाते पीते कैसे हैं? उनको खिलाते पिलाते होगे, उनके स्कूल का फीस होगा, उनके कपड़े खरीदते होगे, कपड़े धुलवाते होगे, धोबी से प्रेस करवाते होगे। तो बता दो भाई कितना खर्च करते हो। अब सोचो इनकम टैक्स क्या पूछ रहा है, खोद के निकाल लेगा। आर यू देयर एनी स्कूल फीस पे टू द चिल्ड्रेन और सिबलिंग्स? कैन यू प्रोवाइड द स्कूल फीस रिसीट फॉर द फाइनेंशियल ईयर? स्कूल का फीस तो पे करते ही होगे। अब ये नहीं पूछा कि बच्चे को ले जाते हो समोसा खिलाते हो या नहीं, आइसक्रीम खिलाते हो या नहीं, ये भी पूछ लेना चाहिए था। प्लीज फर्निश डिटेल ऑफ योर मंथली हाउस होल्ड एंड पर्सनल एक्सपेंसेस फॉर द फाइनेंशियल ईयर। भाई हाउस होल्ड का मतलब, हाउस होल्ड एक्सपेंस का मतलब हो गया किचन पे एक्सपेंस, कपड़े पे एक्सपेंस, मोटरसाइकिल रखे हो तो उनका भी एक्सपेंस। और पर्सनल एक्सपेंस में क्या क्या आएगा? पर्सनल एक्सपेंस में बहुत सारे कुछ हो सकते हैं जो आप अपने बीवी को भी नहीं बताते होंगे। दोस्तों के साथ पार्टी वाला एक्सपेंस। तो ये सब एक्सपेंस जो करते हो उसका डिटेल दे दो और बिल भी दे देना साथ में, नहीं तो प्रूफ कैसे होगा? क्योंकि बैंक अकाउंट से तो जा नहीं रहा है, तो कैश में कर रहे हो। तो ये कैश वाला एक्सपेंस कहां से आ रहा है भाई बता दो। प्लीज एक्सप्लेन हाउ यू मैनेज योर लिविंग एक्सपेंसेस विद द डिक्लेयर्ड इनकम फॉर द फाइनेंशियल ईयर। मतलब ये भी बता दो उनको कि जो इनकम, अभी जिम्मेदारी आपकी है कि आप जो इनकम दिखाए हो उसमें आपका गुजारा कैसे चलता है। अरे भाई ये बात तो आपको गवर्नमेंट से पूछना चाहिए कि इतनी ही इनकम में इसका गुजारा कैसे चल रहा है। सरकार से ये भी पूछ लेना चाहिए कि भारत में जो हंगर इंडेक्स है उसमें भारत जो है सबसे निचले पायदान पे क्यों आ रहा है। ये भी पूछ लेना चाहिए कि इसका तो छोड़ो, ये तो दुकानदार है जो पढ़ लिख के लोग जो रोजगार करने जा रहे हैं उसको रोजगार क्यों नहीं दे रही सरकार। ये तो आपसे पूछा जा रहा है कि आप अगर बेरोजगार हो तो आप जी कैसे रहे हो, आप खर्चे चला कैसे रहे हो। अब सोचो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या पूछ रहा है। आर देयर एनी एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम और फाइनेंशियल सपोर्ट दैट वे आर नॉट डिक्लेयर्ड इन द इनकम? अब बता दो भाई, अब जो दुकान से कमा रहा है वो तो कमा ही रहा है, अगर किसी तरह से अपना परिवार चला पा रहा है तो बता दो कैसे चला रहे हो। वो सारा हम आपकी इनकम में जोड़ देंगे और फिर उसके बाद ये बता देंगे कि भाई जो है इतना जो आपने छुपाया था गवर्नमेंट से वो आपने गलत किया था। अब देखो क्या पूछ रहे हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग सा चीज। हमें लग रहा है वीडियो आपको उबने नहीं देगा अगर आप सुन रहे हैं तो।
नेक्स्ट चीज क्या पूछ रहा है, ये 9 पॉइंट हो गया। 10वां पॉइंट क्या पूछ रहा है, प्लीज फर्निश कॉपी ऑफ वीकली, मंथली एंड क्वार्टरली रिपोर्ट्स सबमिटेड टू द नॉमिनेटेड कंपनी और बैंक एज पार्ट ऑफ योर ड्यूटीज एज ए बिजनेस करेस्पॉन्डेंट। अभी उस संबंध में पूछ रहा है फिनो बैंक से, जो आपने एजेंसी ली है तो उससे जो भी ट्रांजेक्शन हो रहा है उसका वीकली दो, मतलब एक सप्ताह में कितने का बिजनेस किया, फिर एक महीने में कितना बिजनेस किया, फिर 3 महीने में कितना बिजनेस किया, फिर 6 महीने में कितना बिजनेस किया और साल भर में कितना बिजनेस किया। ये सारे रिपोर्ट निकाल के इनको दे दो। अरे भाई, वो व्यक्ति जो बैठा हुआ दुकान पे, उसको सिर्फ इतना पता है कि पैसा कैसे ट्रांसफर होता है और पैसा कैसे डिपॉजिट होता है। अब उसको आप इतनी बड़ी जिम्मेदारी आप फिनो से मांग लो ना, वो अपना कस्टमर आईडी दे रहा है, आप जो है जो उसका सर्विस प्रोवाइडर है, जो उसका कंपनी है, अब उस कंपनी को चिट्ठी लिखो, भाई इतने साल में इतना इसने ट्रांजेक्शन किया है तो इसमें इतना इसको आपने कमीशन दिया है। रिस्पॉन्सिबिलिटी आप उसके ऊपर ट्रांसफर कर रहे हो जो सक्षम ही नहीं है रिप्लाई करने के लिए आपका। और आप जो है इतने रिप्लाई के लिए, इतने एविडेंसेस के लिए क्या चाहते हो कि कोई एक चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है फ्री में कर देगा? वो तो साल भर में 10, 20, 50 हजार रुपए ये कमाया होगा और उससे ज्यादा चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है उसका फीस ले लेगा, क्योंकि एक बार में तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट मानने वाला नहीं है। कम से कम वो 5 बार आपको नोटिस दे देगा, 10 बार। इस केस में देखिए 1, 2, 3, 4 नोटिस भेज चुका है, ये 5वां नोटिस है। अगर एक बार में रिप्लाई करने का चार्टर्ड अकाउंटेंट अगर बेयर मिनिमम भी चार्ज करेगा तो इसके प्रॉफिट का, इसके कमीशन का अच्छा खासा हिस्सा वाइप ऑफ हो जाएगा। 11वां पॉइंट क्या पूछ रहा है, व्हाट स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड बाय द कंपनी और बैंक इन योर रिपोर्ट। पता ही नहीं, हमें नहीं समझ में आ रहा तो उसको क्या समझ में आएगा। प्लीज फर्निश डिटेल ऑफ द लिंक ब्रांच एसोसिएटेड विद योर बिजनेस करेस्पॉन्डेंस एक्टिविटी। तो बैंक स्टेटमेंट तो सबमिट कर ही देगा वो। प्लीज फर्निश डिटेल ऑफ द ट्रांजेक्शन लिमिट्स सेट बाय योर बिजनेस करेस्पॉन्डेंस एक्टिविटी। अब बताओ, हैव यू सबमिटेड एन अंडरटेकिंग टू आइडेंटिफाई योर कंपनी और बैंक फॉर विड्रॉवल एक्सीडिंग 1 crore in the financial year? If yes, can you provide a copy of the undertaking? उसको पता ही नहीं होगा कि ऐसा कोई अंडरटेकिंग भी होता होगा। अरे भाई, वो तो कंपनी वाले आएंगे, जब उसको डीएसए दे रहे होंगे, जब उसको एजेंसी दे रहे होंगे, तो उससे जो भी फॉर्मेट होगा साइन करवाए होंगे, और बैंक में गया होगा, अकाउंट खुलवाया होगा, तो बैंक की जो फॉर्मेलिटी होगी वो बैंक वाला करवाया होगा। तो कंपनी की कॉपी कंपनी के पास, अब बैंक का फॉर्मेट बैंक के पास, फॉर्म एंड अदर डॉक्यूमेंट्स। तो ये चीज तो बैंक से मांगना चाहिए, ये चीज कंपनी से मांगनी चाहिए। वो व्यक्ति जो हाई स्कूल इंटर करके या उतना भी ना किया हो और अपनी रोजी रोजगार चला रहा है, वो इतनी डिटेल कहां से देगा? मतलब ही नहीं समझ में आएगा उसको। और सीए पूछेगा भी तो सीए तो जनरेट करेगा नहीं अपने पास से, उसके पास कोई जादू तो है नहीं, वो तो उससे मांगेगा, अब वो जो है दे नहीं पाएगा। इज द टीडीएस डिडक्शन एग्जम्पशन एप्लीकेबल टू योर कस्टमर सर्विस प्रोवाइडर बैंक account used for kiosk bank operation? If yes, can you provide documentation supporting this exemption? अब उसको क्या पता कि टीडीएस किस सर्विसेज पे एग्जम्प्ट है और किससे नॉन एग्जम्प्ट है, और बैंक ने उस पर सब साइन करवाया है या नहीं करवाया है। इनकम टैक्स पढ़ना चाहिए उसको, तो फिर उस व्यापारी को पहले इनकम टैक्स पढ़ना चाहिए, इनकम टैक्स की ट्रेनिंग लेनी चाहिए, फिर जो है अपना दुकान चलाना चाहिए। प्लीज फर्निश डिटेल ऑफ योर करंट अकाउंट यूज्ड फॉर पर्सनल पर्पजेज। लो जी, क्वेश्चन ही कैसा है, करंट अकाउंट पर्सनल पर्पज के लिए,
करंट अकाउंट तो बिजनेस पर्पज के लिए होता है। प्लीज फर्निश डिटेल ऑफ द करंट अकाउंट यूज फॉर द सेटलमेंट ऑफ फंड विथ कंपनी। अगर उससे ये कहते कि आप अपने बैंक का स्टेटमेंट भेज दो, वो तो भेज देता। उससे कहते कि इस पीरियड से इस पीरियड तक आपके जितने भी बैंक अकाउंट है उसका दे दो, वो दे सकता था। लेकिन इससे टेक्निकल चीजें पूछ के आप क्या साबित करना चाहते हैं? इफ यू हैव नॉट ओपन द रिक्वायर्ड अकाउंट, कैन यू एक्सप्लेन व्हाई यू बिलीव यू आर एलिजिबल फॉर टीडीएस एग्जम्पशन फॉर विड्रॉवल एक्सीडिंग 1 करोड़। अब ये बताओ, टीडीएस काटने वाला बैंक, टीडीएस कौन काटेगा? बैंक काटेगा। चाहे विड्रॉल पे काटेगा, चाहे डिपॉजिट पे काटेगा, जो भी काटना होगा उसको बैंक जाने की किस पे काटना है। उस व्यक्ति को कैसे पता कि टीडीएस बैंक ने क्यों नहीं काटा? ये तो बात आपको बैंक से पूछना चाहिए कि व्हाई यू आर नॉट डिडक्टिंग द टीडीएस ऑन द सर्टेन ट्रांजेक्शन हैपेंड विद द सच एंड सच क्लाइंट, such and such person. If you are not deducting the TDS, what is the reason? What is the documentation? What is the thing behind your not deduction? What is the thing on the basis of which you have not deducted the TDS? ये तो बैंक से पूछना चाहिए ना। वो व्यक्ति कैसे जानेगा कि मेरे 1 करोड़ का जो ट्रांजेक्शन हुआ है उस पे बैंक ने टीडीएस क्यों नहीं काटा? प्लीज फर्निश द लेटेस्ट पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट। लो जी, अब नहीं अब कह रहे हैं प्लीज फर्निश द लेटेस्ट पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट फॉर योर बिजनेस करेस्पॉन्डेंट एक्टिविटी। पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट ऑफ द बिजनेस करेस्पॉन्डेंट एक्टिविटी। अब इस महोदय से पूछो, जो ये इन्होंने नोटिस भेजा है, कि कितने ऐसे बिजनेस पर्सनल्स हैं, चाहे छोटे चाहे बड़े, जिनका पुलिस वेरिफिकेशन होता है कि आप ये बिजनेस कर रहे हो। अरे भाई, मैंडेटरी तो है नहीं कहीं पे, और ना तो थाने में या पुलिस ने मार्केट में सर्कुलेट कर रखा है, व्यापारी संघों को बता रखा है भाई सबका पुलिस वेरिफिकेशन होना चाहिए। ये तो आप कंसर्न थाना को, कंसर्न पुलिस स्टेशन को आपको लिखना चाहिए कि अगर वेरिफिकेशन नहीं हुआ तो आप वेरिफिकेशन प्रोवाइड करो। जब हम मैंडेटरी ही नहीं है, व्यापार मंडल में वो चीज मैंडेटरी किया ही नहीं है, कभी थाने वाले, कभी पुलिस वाले, कभी वेरिफिकेशन के लिए ऐसा सर्कुलेशन ही चालू ही नहीं किए हैं, तो वो क्यों वेरिफिकेशन करवाएगा? उसको पता ही नहीं है। जीएसटी के लिमिट में आता तो जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेता, अगर वो जीएसटी के लिमिट में से बाहर है तो वो जीएसटी का भी रजिस्ट्रेशन नहीं लेगा। तो पुलिस वेरिफिकेशन की कहां जरूरत है? और ऐसी जरूरत है तो सरकार को, गवर्नमेंट को, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, पुलिस डिपार्टमेंट को बताना चाहिए कि भाई व्यापार खोलने से पहले आपको वेरिफिकेशन जरूरी है। अगर आप वेरिफिकेशन का, पुलिस का एनओसी नहीं लोगे तो आप दुकान नहीं खोल सकते, और नया दुकान खुले तो वहां पुलिस वाले पहुंच जाएंगे, भाई देखो आपका वेरिफिकेशन नहीं हुआ। तो ये क्या हो रहा है? एक ठीक है, अगर आप ऐसा मैंडेटरी करना चाहते हैं तो ठीक है कि कोई अननोन पर्सन, कोई आतंकवादी दुकान नहीं खोलेगा, लेकिन वो व्यक्ति जो पीढ़ियों से उसी गांव में रह रहा है, उसी बाजार में रह रहा है, अब वो दुकान खोल रहा है और उसके ऊपर आप पुलिस वेरिफिकेशन मैंडेटरी करवा दोगे तो ये तो उसके लिए शोषण का माध्यम बन जाएगा ना। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पता नहीं क्या चाह रहा है। प्लीज फर्निश द सीएसपी कमीशन स्ट्रक्चर अवेलेबल इन योर पोर्टल। तो फिनो से मांगो ना कि क्या स्ट्रक्चर है, उसके लिए कोई डॉक्यूमेंट्स क्या, वो कैसे दे पाएगा? हाउ डू यू इंश्योर कंप्लायंस विद द ट्रांजेक्शन लिमिट सेट बाय द बैंक और द कंपनी। अब बताओ कंप्लायंस इसमें क्या है? जो भी ट्रांजेक्शन लिमिट होगा, अगर ट्रांजेक्शन लिमिट ना होता तो बैंक के साथ ऐसा ट्रांजेक्शन क्यों कर पाता?
बैंक अलाउ कर रहा है तभी तो वो ट्रांजेक्शन कर रहा है। अगर बैंक उसको अलाउ ना करे तो वो ट्रांजेक्शन कैसे कर पाएगा? तो इसका मतलब तो वो ट्रांजेक्शन लिमिट बैंक अलाउ कर रहा है। अगर बैंक अलाउ नहीं करता तो ट्रांजेक्शन ना हो पाता। तो वो कैसे इंश्योर कर पाएगा भाई? वो कैसे बता पाएगा कि कौन सा कंप्लायंस है? वो तो बैंक कंप्लायंस करवाएगा ना उससे कि भाई देखो इतना पैसा ऐसे ट्रांजेक्शन हो रहा है, इसके लिए आपको ये देना पड़ेगा। तो कंप्लायंस बैंक करवा रहा होगा उससे, जब जब भी जरूरत पड़ रही होगी बैंक उससे कंप्लायंस करवा रहा होगा। तो ये बात तो बैंक से पूछना चाहिए कि भाई व्हाट इज द कंप्लायंसेस इज ड्यू अंडर दिस प्रोसेस एंड व्हाट इज द कंप्लायंस यू हैड डन, यू हैव नॉट डन, व्हाई यू आर नॉट लाइबल टू पेनलाइज। ये तो बैंक को बताना चाहिए ना कि बैंक के ऊपर क्या डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस और कंप्लायंस प्रोसेस एप्लीकेबल होता है और उसमें से कितने कंप्लायंस प्रोसेस को बैंक ने कंप्लाई किया है। कैन यू प्रोवाइड डॉक्यूमेंटेशन और रिकॉर्ड ऑफ द ट्रांजेक्शन दैट एक्सीड द सेट लिमिट। अब ये सारी जो चीजें हैं, ये सारी जो चीजें हैं ये जो डिटेल था आज से पहले, मतलब इस आज से पहले इन द सेंस कि इस सिनेरियो से पहले इनकम टैक्स इस तरह की चीजें कभी नहीं पूछता था। हाँ, उसको अगर समझ में आता है कि आपने जो इनकम फाइल किया है, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया है, वो किसी प्रकार से गलत है, इनकम आपका एक्सीड होना चाहिए, तो वो एडिशन के लिए रीजन टू बिलीव बताती है और रीजन टू बिलीव बताने के बाद बताती है कि ये चीज आपको जोड़ दिया जाएगा। और यहां जब उसको कमीशन ही मिला थोड़ा सा, ट्रांजेक्शन करोड़ों में हो सकता है, लेकिन उस ट्रांजेक्शन पे उसको से फॉर एग्जांपल 0.25 0.1% कमीशन मिल रहा है और उसको अपने आईटीआर में दिखाया है, तो आपको क्यों ऐसा लग रहा है कि वो एडिशनल इनकम कमा रहा है जिससे कि वो इनकम में छुपा रहा है? और कोई आपको रीजन टू बिलीव लग रहा है कि वो उसने इनकम को एस्केप किया है? अपेरेंटली आपको कहीं लग रहा है? नहीं लग रहा है। तो आप उससे ऐसा क्यों पूछ रहे हो कि आपका घर का खर्चा कैसे चलता है, बच्चे का फीस कहां से देते हो, इलेक्ट्रिसिटी का बिल कहां से देते हो, वाइफ को घुमाने कैसे ले जाते हो, आइसक्रीम कैसे खिलाते हो, पानी कैसे पिलाते हो? ये कोई ट्रेंड चल चुका है आज के समय में, या फिर वास्तव में एसएससी को हैरेस करने का एक मुहिम चल रहा है? आई डोंट नो। आप समझिए और आप सतर्क हो जाइए और अपने भविष्य के लिए इस बात के लिए तैयार रहिए कि अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, जीएसटी डिपार्टमेंट जो कानून में लिखा है, जो प्रोसेस है, उससे हट के अब आपसे पूछताछ करेगी। अब आप इतना आसान नहीं है कि आप आसानी से अपने बिजनेस को चला सकें, आसानी से आप पैसे कमा सकें। अब तो सिर्फ एक ही तरीका है कि अब अगर आप सैलरीड एम्प्लॉयड हैं, आपको महीने में आपके अकाउंट में सैलरी आ रहा है, इसके अलावा आप कोई काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपने सैलरी आ रहा है कम और आपने घर बना लिया, आपने बच्चे को अच्छे जगह पढ़ा दिया, अपने वाइफ को ज्वेलरी खरीद दी, और आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न में नहीं दिखा रहे हैं, और आप इसी तरह से कुछ ऐसा इनकम कर रहे हैं जो कि लोगों को लग रहा हो कि भाई हाँ इनकम टैक्स जान नहीं पाएगा, तो इनकम टैक्स अब सब जानेगा। एक और चीज बता देता हूं, एक और ट्रेंड चल रहा है आजकल खासकर ग्रामीण क्षेत्र में, कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गवर्नमेंट जॉब में हैं, से फॉर एग्जांपल टीचर हैं, और वो अपने सैलरी के साथ साथ और भी काम करते हैं, जैसे से फॉर एग्जांपल रियल एस्टेट का काम, रियल एस्टेट इन द सेंस
कि जमीन खरीदने और बेचने का काम, जमीन ले लिया और उसको प्लॉटिंग करके बेच दिया, और उसमें कुछ उन्होंने कैश में कर लिया, कुछ जो है बैंक में कर लिया और आराम से चल रहा है, और रिटर्न सिर्फ सैलरी का दिखाते हैं। तो ऐसे लोगों के ऊपर गवर्नमेंट का जो डिपार्टमेंट है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, वो कुछ दिनों की बात है, अब उनको पकड़ने वाली है और उनसे इसी तरह का सवाल पूछने वाली है कि भाई बता, सैलरी तुम्हारी इतनी थी तो तुमने इतना ट्रांजैक्शन कहां से किया, क्यों किया, कैसे किया। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, फिर मिलेंगे।